ओके माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आपका सिलेबस तो समाप्त है। अब इसको आप एंजॉय करो। इस टॉपिक को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, हमें क्वेश्चन आंसर को डिस्कस नहीं करना है। आपको केवल एक सोचने वाला प्राणी बनाना है, कॉन्टेम्पररी तक लाकर दिखाना है। बट माय फ्रेंड्स, आपसे मैं एक आज छुट्टी चाहूंगा कि मैंने, क्योंकि मुझे भी आपसे एक बार मिले हुए चैन नहीं आता, इसलिए मैंने आपका क्लास ऑफ नहीं किया। मुझे कुछ काम ऐसा है कि 20-25 मिनट्स के बाद इस क्लास को छोड़ना पड़ेगा। सो आई विल इन्वॉल्व यू ओनली फॉर 20-25 मिनट्स एंड बट कल और परसों मतलब फ्राइडे तक आपका ये वॉलेंट्री पार्ट समाप्त हो जाएगा। आप लोग केवल एक ही सिंसियरिटी दिखाना कि आप घर पर जो मैंने मैटर दिया है उसको पढ़ना। वो बहुत उम्दा और बहुत ही सुलझा हुआ चीज आपको मिलेगी। इससे आपको जीएस का बाकी पार्ट, जैसे प्रिया समरी का एक खंड 6 आपके पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, मैंने पहले दे दिया, बल्कि इसकी परिधि से बाहर है। फिर भी आपकी संपूर्ण तैयारी का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्मरणीय है कि प्रथम खंड जिसमें प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व के साथ साथ आधुनिक और पूर्व का अंश लिया गया है, तथा छठा खंड 1970 के दशक से लेकर वर्तमान युग तक के विकास को दर्शाता है, अतीत को समकालीन विश्व से जोड़ता है। एनसीएफ 2005 के निर्देश जिनके आधार पर एनसीईआरटी पुस्तक लिखी गई एक अनुकूल है। इसमें कहा गया है कि हम आसपास के परिवेश एवं जीवन को देखें तथा उनके अतीत को जानने का प्रयास करें कि हम कैसे क्रमिक रूप से विकसित और परिवर्तित होते हुए वर्तमान युग तक पहुंचते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, एनसीएफ 2005 का। उपयुक्त तथ्य के अतिरिक्त अतीत से लेकर वर्तमान तक का समग्र ज्ञान अभ्यर्थियों में एक आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करेगा। फिर चाहे प्रश्न कितना भी जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, अनुमानिक यानी इन्फेरेंशियल प्रकृति का हो, इन्फेरेंशियल, उनका उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। और इन्फेरेंशियल क्या होता है, तो कई बार ऐसा इन्फेरेंशियल क्वेश्चन होता है जो मेरा स्टूडेंट उसको सॉल्व कर सकता है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, जस्ट आई हैव टू शेयर विथ यू, पूछा था कि लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को अस्वीकृत कर दिया। टिप्पणी कीजिए। तो लीग ऑफ नेशंस और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने शक्ति संतुलन की अवधारणा को अस्वीकृत कर दिया, ऐसा क्यों बोलेगा, जरा सोचो। ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस है और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, दोनों अंतरराष्ट्रवाद पर बल देता है और शक्ति संतुलन की अवधारणा राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। और दोनों अंतरराष्ट्रवाद पर बल देता है, इसलिए दोनों राष्ट्रवाद की परिधि में नहीं बनता है, तो शक्ति संतुलन को नहीं मानता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल विश्व क्रांति की बात करता है, तो राष्ट्र संघ विश्व शांति की बात करता है। लेकिन अंत में दोनों राष्ट्रवाद की शक्ति के सामने हार जाएगा। लीग ऑफ नेशंस आक्रामक राष्ट्रवाद की क्रांति फल रहेगा, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल स्टालिन के समय राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लेगा। देखो कितना घूम के आना है। ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल के शॉर्ट नोट में पूछा था, लेकिन ऑप्शनल के शॉर्ट नोट में 20% क्वेश्चन ऐसा होता है जो जीएस और ऑप्शनल में कॉमन पूछते हैं। नहीं तो दोनों क्वेश्चन का डायरेक्शन, मतलब दोनों क्वेश्चन का नेचर अलग अलग होता है, लेकिन 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन पूछे जाते हैं। साथ ही इस खंड के अध्ययन का एक सबल पक्ष है कि सामान्य अध्ययन के अन्य खंडों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। स्मरण रहे कि अभ्यर्थी केवल 1 या 2 प्रश्न के लिए विश्व इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अपितु उनके माध्यम से संविधानवाद, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी समझने का प्रयास करें। खंड 6 के अध्ययन के क्रम में आप निम्नलिखित तत्वों को जानिए। तेल संकट ने पूंजीवादी आर्थिक मॉडल में किस प्रकार का परिवर्तन ला दिया। तेल संकट अगला है। अब इसको देख लेना आप लोग। अब ये सब मुद्दे हैं जो आप देखोगे। अब देखो डायग्राम है 1970 का दशक, तेल संकट। इस डायग्राम को फॉलो करते हुए तुम आगे बढ़ोगे। 1970 के दशक में परिवर्तन के प्रमुख कारक। अब 1970 के दशक में परिवर्तन के 2 कारक मिले। पहले एक बात बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा तो कुछ समझा, मतलब एक्साइटमेंट है तुम्हें जानने का कि हम समकालीन विश्व तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, तो तेल संकट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेंटली अलर्ट हो। एक्चुअली हुआ ऐसा कि पहले तो मैं आपको अरब राष्ट्रवाद बता चुका हूं। तो अरब राष्ट्रवाद चला रहा था, ओके। तो यूरोपीय देशों ने मिलकर अरब क्षेत्र को बांट लिया था। पीछे के क्लास में मैंने बताया कि अंत में अरब क्षेत्र को उनको आजादी देनी पड़ी। 1932 में इराक आजाद हो गया। 1932 में हिजाज सऊदी अरेबिया के नाम से बना, सऊदी अरेबिया। 1941 में लेबनान और सीरिया आजाद हुआ। यमन वगैरह तो पहले ही हो गया था 1911 में। तो जब आजादी इनको मिल गई तो आजाद होकर वो आजाद नहीं हुए, क्योंकि एक उनके लिए वरदान था जो अभिशाप बन गया। अभिशाप क्या बना? हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट। हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मतलब पेट्रोलियम। इनके यहां पेट्रोलियम निकल गया और ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, उस सभी जगहों पर पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हो गया। जब पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू हुआ तो उनके पास पेट्रोलियम का भंडार था, लेकिन तकनीकी नहीं थी। बस पहुंच गए यूरोपियन, पश्चिमी कंपनियां पहुंच गई उनका तेल खोदने के लिए कि चलिए हम आपको हेल्प करते हैं। और धीरे धीरे पश्चिमी कंट्री ने उनके राष्ट्र पर धीरे धीरे अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना शुरू कर दिया। जैसे ब्रिटिश कंपनी थी, उसने ईरान में तेल खोदने या तेल शोधन का काम किया, शुरू किया। उसको कहते हैं एंग्लो ईरानी कंपनी। एंग्लो मतलब इंग्लिश और ईरानी का मतलब ईरानी। मतलब इसमें कोई ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, कहानी की तरह सुनना है। और वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, और इतना बढ़िया मैटर आपका लिखा हुआ है कि आपको कोई परेशानी आगे होगी नहीं। जब भी दिली इच्छा हो कि एक बार देख लो दुनिया को बदलते हुए। केवल यही किया कि पैंडेमिक जब आया तो पैंडेमिक के बाद हम मैटर नहीं लिख पाए, उसको छोड़ दिया। 2020 के बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया, मैंने आलस में छूट गया। लेकिन मैं क्लास में बोल दूंगा, आपका उससे काम चल जाएगा। न्यूज पेपर अगर आप पढ़ते ही हो, कॉन्शियस लोग हो, समझदार हो, काबिल हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एंग्लो ईरानी कंपनी, जो एक ब्रिटिश कंपनी है, वो ईरान में तेल खोदने लगी। एक सऊदी अरेबिया की कंपनी थी, सॉरी, एक अमेरिकन कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, वो सऊदी अरेबिया में तेल खोदने लगी।
अब धीरे धीरे पेट्रोलियम कंट्री ने सोचा कि भाई हम तो मातहत हो गए। वो करते क्या थे, जो पश्चिमी कंपनियां थी, कि वो करती थी कि बहुत ज्यादा तेल खींच लेती थी, इतना कि तेल का बड़ा भंडारण करके रख लेती थी ताकि अंतरराष्ट्रीय प्राइस तेल का बढ़े नहीं। तो इनको लगता था कि भाई जैसे तो हमारा पेट्रोलियम का भंडार ही समाप्त कर देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि उन्होंने एक काम और भी पश्चिमी कंपनियों ने की थी जिससे इनको कष्ट हो रहा था। मतलब मान लीजिए, माना कि अगर 100 रुपए पर बैरल तेल बिक रहा, उसमें तो मुश्किल से क्या बताऊं 20-22 डॉलर प्रति बैरल था। तो जो तेल बिक रहा, तो मैं मानो 100 रुपए बैरल तेल बिक रहा, तो 90 रुपए जो अपने जेब में रखते थे और मात्र 10 रुपया मदर कंट्री को देते थे। तो इनको बहुत लगता था कि भाई धीरे धीरे इनके मन में आक्रोश होने लगा कि तेल हमारा है और ये पूरा का पूरा लाभ ये ले रहे। तो सबसे पहले उस समय ईरान में एक सरकार बनी, उसका प्रधानमंत्री था मोसादेक। तो मोसादेक नहीं, गड़बड़ हो गया। 1951 में ईरान ने एक काम किया, एक वहां मोसादेक था प्रधानमंत्री। तो 1951 में जो ईरान का प्रधानमंत्री मोसादेक था, उसने एंग्लो ईरानी कंपनी पर कब्जा करके उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। जब उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया तो पश्चिमी शक्तियां के कान खड़े हो गए। उनको लगा कि अरे खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। आज ईरान ने किया है, कल यही इराक करेगा, सऊदी अरेबिया करेगा। तो उस समय यूएसए थोड़ा आग बबूला हो गया इस घटना से। और यूएसए ने क्या किया कि 1953 में उसने मोसादेक की सरकार को पुल डाउन करके गिरा दिया, यूएसए ने हस्तक्षेप करके ईरान में। और तब अपनी एक पिट्ठू सरकार, शाह की सरकार, जो आपने रजा शाह पहलवी और रजा शाह का नाम सुना होगा, तो शाह की सरकार स्थापित कर दिया। जो उसकी पिट्ठू थी, वो अमेरिकन सरकार थी, उसने पश्चिमीकरण ईरान का शुरू किया। तो 1953 से 1979 तक, 1979 तक ईरान अमेरिकी प्रभाव में रहा। 1979 में क्या हुआ कि एक क्लरिक था, मतलब क्या कहते पृष्ठ था, एक उलेमा था, काजी जो कह लो मुस्लिम, उसका नाम था खुमैनी, अयतुल्ला खुमैनी। वो कहीं विदेश में रहता था, वहां से ईरान आ गया और लोगों को भड़काना शुरू किया कि भाइयों इस्लाम खतरे में। और ऐसा तेजी से इस्लाम के पक्ष में हवा खड़ा किया कि इस्लामी रेवोल्यूशन हो गया। और इस्लामी रेवोल्यूशन ऐसा हुआ, 1979 की घटना बता रहा हूं, इसी से आपको पता चला कि वर्तमान में यूएसए और ईरान के बीच इतनी शत्रुता क्यों है। एक ओवरऑल मूवमेंट खड़ा हो गया। जब मूवमेंट खड़ा हुआ तो मतलब शाह, जो शाह का की सरकार थी, वो संभाल नहीं पाई। तो शाह तो अपना परिवार वालों को लेकर जहाज पर बैठ के यहां से फरार हो गया, ईरान से भाग गया। और वही जो इस्लामिक तत्व थे, उन्होंने वहां सत्ता ग्रहण कर ली ईरान। सबसे दुखद बात यह हुई, हालांकि दुखद ही कही, कि उन्होंने, जबकि अब जानते हो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है कि किसी के दूतावास को कब्जा किया जाए, और ईरान के जो इस्लामी युवक थे, कुछ मतलब युवकों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर उसके 66 अधिकारियों को पकड़ लिया, अधिकारी और कर्मचारियों को बंदी बना लिया, 2.5 वर्ष तक बंदी बनाए रखा। अब ये घटना 1979 की है। गवर्नमेंट उस समय मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और अंत में 2.5 वर्ष के बाद जब रीगन प्रेसिडेंट हुआ, तो रीगन ने ईरान से समझौता करके उसको छुड़ाया। तो ईरान और यूएसए में जो इतनी शत्रुता है, वो इसी घटना से है। इतिहास के इस झरोखे में जाकर झांकिए, तब आपको पता चलेगा क्यों ईरान और यूएसए के बीच इस तरह की शत्रुता रही। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये हुआ। अब उसी में क्या किया था उन लोगों ने, पेट्रोलियम को धीरे धीरे पेट्रोलियम को अपने को स्वतंत्र बनाने लगे, तो उसी में एक नेता खड़ा हो गया फैसल, और इब्न साउद एक सीरिया में खड़ा हो गया। तो फैसल जो था, उसी ने क्या किया कि 1960 में कुछ पेट्रोलियम उत्पादक देशों को मिलाकर ओपेक का गठन किया। ओपीईसी का नाम सुना होगा, ओपेक। अब आप सुनते होंगे पेपर में ओपेक प्लस, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन था, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मिला होगा, उसने क्या किया कि वो पहले से ही गठन हो चुका था। उधर क्या हुआ कि फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच तो पहला युद्ध मैं आपको बता ही चुका हूं, 1948 में हुआ था, जब अरब देशों ने, अरब इजराइल वॉर, जो पहले अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था और हार गए थे। तो 1967 में दूसरी बार उन्होंने हमला किया, दूसरी बार भी हार गए। बल्कि उसमें हारे तो ऐसा हारे कि वहां कर्नल नासिर था मिस्र, उसको भी अपना एक भूभाग गंवाना पड़ा था, और सीरिया को गोलन हाइट्स गंवाना पड़ा। गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया इसने, इजराइल ने। और 1973 में एक और वॉर हुआ, अरब इजराइल संघर्ष, को यौम किपुर का युद्ध कहते हैं। तो अमेरिका क्या करता था, इजराइल का पक्षपात करता था, उसको हथियार देता था। तो 1973 में क्या हुआ कि जिस समय 73 में क्या हुआ कि ये सभी देश ने मिलकर, अरब कंट्री में विशेषकर सीरिया और इजिप्ट, इसने मिलकर और हमला किया इजराइल पर यौम किपुर के युद्ध में। यौम किपुर इसलिए कहते हैं कि उस दिन इजराइल को का एक पर्व था, उसमें वो लोग फास्ट करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि वही दिन अच्छा रहेगा, फास्ट में रहेंगे, थोड़ा वीक रहेंगे तो थोड़ा उनको ज्यादा हम दबा सकेंगे। तो हमला किया और इजराइल ने फिर भी इनको संयुक्त रूप से हरा दिया। जब इजराइल ने हरा दिया, तब इनको गुस्सा यूएसए पर आया और पश्चिमी देशों पर कि उन्हीं के पक्षपात के कारण इजराइल इतना शक्तिशाली हो गया है। तो गुस्सा खाकर फैसल ने लीड किया, और 1973 में इन सबों ने मिलकर एक मतलब ओपेक कंट्रीज ने मिलकर एक बार पेट्रोलियम की कीमत 4 गुना बढ़ा दी, पहला तेल संकट, और 1979 में 6 गुना बढ़ा दी। एक बार पेट्रोलियम की कीमत आसमान छूने लगी, और वो बन गया, पेट्रोलियम की कीमत में जो वृद्धि हुई वो बन गया ब्लैक डायमंड। तो
1970 के दशक में दो जो सबसे बड़ा संकट आया है, एक तो तेल संकट 73 और 79 याद हो गया होगा, और दूसरा पर्यावरण संकट। अब चाहे वो समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, गांधी को अखबार में रखिए, तो कोई ये नहीं कहते थे कंजम्पशन को कम करिए, सब कहते थे प्रोडक्शन करिए, कोई नहीं, नेचर के पास अपार है। और नेचर के पास अपार यही नारा देते थे, लेकिन नेचर के पास अपार नहीं था। और एक समय आया कि 1960 के दशक में धीरे धीरे पर्यावरण की समस्या उपस्थित होने लगी। फिर भी पर्यावरण की वास्तविक जागृति तब आई जब आपको एक लेखिका रचेल कार्सन का मैंने नाम दिया है, रचेल कार्सन, उसने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। और उसने जो पर्यावरण का ऐसा प्रभाव दिखाया कि दुनिया कैसी हो सकती है, कि पहली बार इसमें कॉन्शियसनेस आया, और कॉन्शियसनेस पर्यावरण के प्रति आया। और तब पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम में। हालांकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, आप जानते ही हो, अब 1972 की बात है। तो रशियन गुट ने इसका बहिष्कार किया था। रशियन गुट ने कहा था कि देखो, अमेरिका का गेम प्लान है, हमें इसमें नहीं शामिल होना। इंडिया की ओर से श्रीमती गांधी गई थी इस पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लेने, लेकिन जब पर्यावरण सम्मेलन में हिस्सा लेने गई थी तो इंदिरा गांधी ने ही भारत की पर्यावरण नीति की नींव रखी थी। उसने कहा पॉल्यूटर्स मस्ट पे, जिसने पर्यावरण को भंग किया है वही चुकाएगा, हम किस बात के चुकाएंगे, इसका कहना था, हम नहीं चुकाएंगे। तो इसने जो नारा दिया पॉल्यूटर्स मस्ट पे, वही इंडिया का स्टैंड हो गया। इंडिया ने पूरी इसके दरमियान आप देखोगे कि मतलब 2010 के डरबन सम्मेलन तक इंडिया यही कहता रहा कि भाई आपने 150 वर्ष पहले आपने औद्योगिक क्रांति चलाई है, आपके कारण पर्यावरण नष्ट हुआ है, आप पर्यावरण नष्ट होने की कीमत चुकाइए, आप हमसे क्यों ले रहे हैं। लेकिन इस स्टैंड से अब इंडिया को हटना पड़ा। जब आप पूरी पर्यावरण सम्मेलन और पर्यावरण नीति और दुनिया में पर्यावरण कूटनीति को पढ़ोगे स्टडीज में, तो फिर आप यहां तक पहुंचोगे कि आखिर इंडिया कैसे कैसे यहां तक पहुंच गया है। अब देखिए, अब 2011 के डरबन सम्मेलन तक इस विचार पर डटा रहा था इंडिया, लेकिन बाद में इंडिया को बदलना पड़ा। पेरिस सम्मेलन में, समिट में इंडिया को डरबन सम्मेलन में बदलना पड़ा। पेरिस समिट में तो अब एक नया टर्म ही आ गया है कि एनडीसी, नेशनली डिसाइडेड कंट्रीब्यूशंस करके। तो अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। जो तृतीय विश्व के देश थे, आजाद हुई और सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अभी हम लोगों ने औद्योगिकरण ही शुरू किया था, विकास कार्य ही शुरू किया था, तो दो घटना हो गई। तेल संकट, ऊर्जा इतना महंगा हो गया कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई, और दूसरा पर्यावरण संकट आ गया। तो अब कहा रहा है कि भाई कार्बन उत्सर्जन को कम करिए। भाई हम तो अभी खाना ही शुरू किए थे, जो पहले से कर रहे थे उनसे पूछिए ना। वो तो अपना 150 वर्षों तक पूरी दुनिया के, सारी दुनिया के पेड़ पौधे काटे, वो दुनिया के रिसोर्सेस को, खनन को, हर क्षेत्र को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। और अब हमें भी कहा जा रहा है कि आप भी कंट्रीब्यूशन दीजिए। भाई हम तो सबसे लेट आए थे, समझ सकते हो। एनीवे, तो ये हम लोगों के साथ दुर्भाग्य हुआ। अब क्या देख रहे हो कि वो जो केनेसियन अर्थशास्त्र में आपको समझा चुका हूं, आप लोग तो बहुत सोचने वाले प्राणी बन जाओगे इसको देखते हुए। केनेसियन अर्थशास्त्र ने दुनिया को बचाया था आर्थिक मंदी के समय, और 3 दशक तक ये प्रभावी रहा पूरे विश्व में। जॉन मेनर्ड केन्स का डेथ 1946 में हो गया था, परंतु 1944 में ब्रिटेन उड़ के तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनाने में भी उसकी भूमिका थी। लेकिन जब 1973 का तेल संकट आया तो केनेसियन अर्थशास्त्र समाप्त, मतलब केनेसियन अर्थशास्त्र कटघरे में खड़ा हो गया, उसका फार्मूला हाशिए पर चला गया। आज एक जो टर्म आया है स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है अपस्फीति। जैसे होता है मुद्रास्फीति और दूसरा होता है मंदी। अब एक नया टर्म आ गया अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन। तेल संकट के बाद क्या होता है कि जब एक ही साथ मूल्य वृद्धि की भी समस्या हो जाए और मंदी की समस्या हो जाए तो उसको अपस्फीति कहते हैं। और जॉन मेनार्ड केन्स का जो अर्थशास्त्र था उसमें यह मानना था कि दोनों एक साथ नहीं होगा, अपस्फीति और मंदी दोनों एक साथ नहीं आएगी, या तो मंदी आएगी, मंदी आएगी या मुद्रास्फीति आएगी। तो उसी पर तो केन्स का फार्मूला था। तो आप लोग काफी समझदार हो गए हो कि जब देखो कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है तो सरकार राजकोषीय नीति के तहत अपने टैक्स की राशि को कम कर ले, खर्च को बढ़ा दे, और जब देखे कि भाई मुद्रास्फीति आ रही है तो टैक्स को, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को याद है, टैक्स को बढ़ा दे और सरकारी खर्च को कम कर दे। लेकिन जो ये तेल संकट आया तो दोनों एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि दुनिया का जितना रिसोर्सेस है वो चला गया खाड़ी देश की तरफ। तो खाड़ी देश की तरफ चला गया तो दुनिया के बाकी क्षेत्र का परचेजिंग पावर कम हो गया। आपको मैंने लिख कर दिया, उसको पढ़िएगा। मतलब खाड़ी देश का मतलब तो समझते हो, जो वहां चला गया तो दुनिया के बाकी देशों का परचेजिंग पावर कम हो गया। अब खाड़ी देश को चाहिए था खुल के खर्च करें। तो आप एक तरह से देखो तो होता क्या है कि जब कोई निर्धन आदमी को अचानक से नोट की गड्डी मिलती है तो खर्च करना नहीं चाहता है। पहले उसको रखेगा, प्यार से सहलाएगा, थोड़ा उसको सुनेगा, थोड़ा पास में लगाएगा, फिर अपने बॉक्स में रखेगा, बार बार खोलेगा, दिखेगा हाँ इतना पैसा मेरे जीवन में है। तो खाड़ी संकट, आज तक खाड़ी देश गरीबी से जूझ रहे थे। पेट्रोलियम होता भी तो मल्टीनेशनल कंपनी उनका पैसा मार देता था, उनको तो हाथ में जाता नहीं। अचानक जब तेल की कीमत बढ़ गई तो उनके पास बहुत पैसों की वर्षा होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको क्योंकि दुनिया में बाकी जगहों पर परचेजिंग पावर कम था तो इनको खुलकर खर्च करना चाहिए था, तो इन्होंने भी पैसे को बचा कर रख लिया। तो वर्ल्ड में डिमांड ही कम हो गया क्योंकि बाकी देश के पास कैपेसिटी नहीं रह गई खर्च करने की, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना होता था, कुछ ही देशों के पास वो भंडार था। और अगर खर्च करने की कैपेसिटी खाड़ी देश को थी तो खर्च नहीं कर रहे थे, तो पूरे मांग डिमांड कम हो गई। अब क्या हुआ कि जो देश पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहे थे तो उनका इनपुट महंगा हो गया। इनपुट महंगा का मतलब हुआ कि जैसे अब कुछ तो जैसे रासायनिक उद्योग है, कुछ खास उद्योग है, उसमें तो पेट्रोलियम का जो उत्पाद है वो पेट्रोलियम उत्पाद उसके इनपुट के रूप में भी लगता है। अब ऊर्जा
के लिए तो सभी को पेट्रोलियम चाहिए, तो जब इनपुट महंगा हो गया तो आउटपुट सस्ता कैसे होगा? जैसे फार्मूला है कि लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। अगर डिमांड लोअर भी हो जाए लेकिन तुम कॉस्ट से कम प्राइस कैसे करोगे? दुकान बंद करना पसंद करोगे? मान लीजिए किसी की लागत ही 9 रुपए है, तो तुम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो ना कि उसको 9.5 रुपए में बेचोगे, 10 रुपए नहीं लोगे। लेकिन ऐसे कैसे करोगे? तुम 8.5 रुपए में तो नहीं बेच सकते उसको, क्योंकि उसका लागत ही 9 रुपए है। तो चूंकि लागत बढ़ गई तो प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो मंदी आने के बाद भी मूल्य में गिरावट नहीं आई, तो मूल्य में भी तेजी रही और मार्केट में भी डिमांड में मंदी रही, जिसको स्टैगफ्लेशन नाम दिया गया और केनेसियन अर्थशास्त्र फेल कर गया, जैसे एडम स्मिथ का फेल किया था मंदी के टाइम। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। मैं स्टूडेंट्स आज छुट्टी चाहूंगा और मुझे भी आप लोगों से मिलने की बेचैनी थी, इसलिए आज मैं आ गया और कल और परसों में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम उन्मुख भाव से बिना किसी दबाव के पूरे मैटर को पढ़िए। एक बार से 2 बार पढ़ ले तो और भी 2 दिनों में तो और भी खुशी होगी मुझे। सो मिस्टर अंकुर, शुड आई टेक लीव नाउ? So my student, today I am stopping here. I'll see you tomorrow. Thank you very much. Good night.